चिड़िया बहन, मैंने क्या क्या सोच रखा था अपने बच्चे के लिए। मैंने तो अपने बच्चे के लिए अभी से भोजन जमा करना शुरू कर दिया था, मगर कोई जालिम मेरा अंडा ही चुरा कर ले गया। चुप कर जाओ कबूतरी बहन, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। मैं तो रात से सो नहीं पाई। हाँ कबूतरी बहन, मैंने अपने घर में बड़ा डंडा बनाकर रखा हुआ है। जिस दिन वो चोर पकड़ गया उसकी मैं बहुत पिटाई करूंगा। बबली बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने आने वाले कल की चिंता करो, क्योंकि वो चोर अभी भी जंगल में ही है। हम सबको सावधानी बरतनी होगी। मेरा अंडा, मेरा अंडा। बादल जी, जब वो कबूतरी रो रही थी तो मैंने अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोकी हुई थी। हो, बिजली, एक बात तो है, जैसे वो कबूतरी मोटी है वैसे ही उसका अंडा भी मोटा था। देखो ना, एक ही अंडा पीकर हम दोनों का पेट भर गया। अच्छा बादल जी, अब सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगली सुबह हो जाती है। बादल जी, आज का क्या प्लान है? बिजली, आज का प्लान ये है कि तुम जंगल में जाओ और देख कर आओ कि किस किस पक्षी के घोंसले में अंडे हैं। बाकी का प्लान हम बाद में बनाएंगे। तुम चिंता नहीं करो, ये तो मैं बहुत अच्छे से कर लूंगी। फिर बिजली कभी जंगल में निकल जाती है और वो जंगल में ऊंची उड़ान भरती है। उसे एक घने पेड़ों के बीच में एक घोंसला दिखाई देता है जिसमें एक अंडा था। अंडा तो मिल गया, मगर ये है किस पक्षी का, ये मुझे मालूम करना होगा। बिजली कभी थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ तोता और तोती आ जाते हैं। चीकू जी, अब हम दोनों एक साथ भोजन नहीं लेने जाएंगे। हम में से एक अंडे की रक्षा करेगा और दूसरा भोजन लेने जाएगा। अच्छा, तो ये अंडा इस तोते तोती का है। अभी जाकर बादल को बताती हूँ। फिर बिजली कभी भागी भागी बादल कफे के पास जाती है। मिल गया बादल जी, मुझे मिल गया, मुझे तोतों का अंडा मिल गया। ठीक है बिजली, अगर हमें वो अंडा पीना है तो हमें अच्छे से चोरी करनी होगी ताकि हमें कोई पकड़ ना सके। लेकिन बादल, हमें करना क्या होगा? मैंने पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसा वैसा करती जाओ। फिर दूसरे दिन बिजली कभी तोतों के पास जाती है। तोती बहन, सुना है कि जंगल में बहुत तेज बारिशें होने वाली हैं। ऐसे मौसम में तो हमारे जंगल में भोजन की बहुत कमी हो जाएगी। हाँ कभी बहन, सुना तो मैंने भी है। हमारे जंगल के बाहर इंसान के बाग में अमरूद पके हुए हैं। मैं तो वहीं से पके हुए अमरूद लेने जा रही हूँ। मैं तो कहती हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ आ जाओ। लेकिन बिजली, हम अपना अंडा छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, चिंकी ठीक कह रही है, मैं चलता हूँ बिजली तुम्हारे साथ। तोते, ऐसे तो तुम एक अमरूद ही ला सकोगे। जब जंगल में बारिशें शुरू होगी तो भोजन नहीं मिलेगा, फिर तुम क्या दोगे अपने बच्चे को? इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम दोनों चलो और कुछ अमरूद लाकर जमा कर लो। फिर वो तोता और तोती बिजली कपी की बातों में आ जाते हैं और वो दोनों बिजली कपी के साथ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बादल कपा वहाँ आता है। वो इधर उधर देखकर आसानी से तोतों का अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। चिंकी, जल्दी करो, मुझे अपने अंडे की चिंता हो रही है। हाँ चीकू जी, चिंता तो मुझे भी हो रही है। मैंने 2 अमरूद तोड़ लिए हैं। आप भी 2 अमरूद तोड़ लें और जल्दी से हम दोनों वापस चलते हैं। क्या हुआ बिजली, तुम अमरूद नहीं खा रही? तोते, तो मेरा पेट भरा हुआ है, वैसे भी मुझे अमरूद ज्यादा पसंद नहीं है। फिर तोता और तोती वहाँ से अमरूद लेकर चले जाते हैं। मैं कोई पागल हूँ जो तुम्हारी तरह ये अमरूद खाकर अपना पेट भरूंगी। मैं तो आज तुम्हारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट अंडा पीऊंगी। फिर जल्दी से बिजली का बीबी अपने घर की ओर भागती है। अरे चिंकी, हम लूट गए, हमारा अंडा नहीं है। पति जी, वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने आपसे कहा भी था कि उस कपी की बातों में ना आइए, मगर आपने कहा कि कुछ नहीं होता। वो दोनों बैठे ऐसे रो रहे थे। तभी मानो चिड़िया, बुलबुल और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं।
बादल जी जल्दी से तोड़ो ये अंडा, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। फिर बादल कौवा अपनी चोंच मारता है और अंडे को तोड़ देता है। वो जल्दी से दोनों तोते और तोती का अंडा पी लेते हैं। वाह बादल जी, बहुत मजा आ गया। चलो अब हमें तोते के पास जाकर झूठ मूठ का रोना भी है। कल कबूतरी का, आज तुम्हारा और कल किसी और का अंडा चोरी होगा। अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। फिर कौवे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मेरा तोता भैया और मेरी तोती बहन, मुझे जैसे ही पता चला कि मेरे बहन भाई का अंडा किसी ने चुरा लिया है, तो मैं भागी भागी चली आई। बिजली, अगर हम तुम्हारे साथ अमरूद लेने ना जाते तो ये सब ना होता। तोते भैया, अगर तुम मुझे दोषी समझते हो तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन क्या करें, भोजन लाना भी तो जरूरी होता है। हौसला रखो बिजली बहन, हौसला रखो। अब ऐसा नहीं होगा। जब सब भोजन लेने जाएंगे तो मैं घोंसलों की रखवाली करूंगी। मैं ध्यान रखूंगी सबके घोंसलों का। सभी पक्षियों को बुलबुल की ये बात पसंद आती है और फिर बुलबुल ऐसा ही करती है। जब सभी पक्षी भोजन लेने के लिए चले जाते हैं तो बुलबुल जंगल में उड़ती फिरती और सभी घोंसलों का ध्यान रखती। बादल जी, मुझे तो अंडा ही पीना है। अगर आज मुझे अंडा ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। उस मोटी बुलबुल ने सारा खेल ही उल्टा कर दिया। बादल जी चलो, हम किसी दूसरे जंगल में जाकर पक्षियों का अंडा पी लेते हैं। अब यहाँ तो वो मोटी बुलबुल हमारी कोई चाल नहीं चलने देगी। फिर वो पति पत्नी उड़ते उड़ते दूसरे जंगल निकल जाते हैं। बिजली का पी को एक घोंसले में 3 अंडे दिखाई देते हैं। अरे मीठी बहन, आप यहाँ, आपके अंडों के पास कौन है? मानो बहन, मुझे अपने अंडों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम सब पक्षी अपने अंडे घोंसलों के नीचे छुपा देते हैं और सामने सांप के अंडे रख देते हैं। मीठी बहन, ये तो आप बहुत अच्छा करती हैं, ताकि जो भी सांप के अंडे पिए वो मर जाए। हाँ बहन, इसी तरह तो हमने पिछली बार उस चील और बुरे कौवों को मारा था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। मानो चिड़िया की बहन वापिस जैसे ही अपने जंगल में जाती है तो उसके घोंसले के पास कौवा और कौवी मरे पड़े थे। हमारे अंडे पीना इतना आसान नहीं है। अगर तुम चालाक कौवे हो तो मुझे भी मीठी कहते हैं, मीठी। ऐसे बुराई अपने अंजाम तक पहुंचती है। सुनहरी चील उड़ते हुए बिजली कौवी के पास आती है। बिजली कौवी, मुझे तुमसे एक काम था और वो मेरा काम तुम ही कर सकती हो। जी जी चील चाची, बताइए कौन सा काम है? बिजली, मेरे भोला जी बहुत बीमार हैं और वो कबूतर का शोरबा पीना चाहते हैं। जंगल में एक तुम ही हो जो मुझे कबूतर लाकर दे सकती हो। हाँ चील चाची, ये तो मेरे बाएं पंख का कमाल है, मगर मुझे क्या मिलेगा? बिजली, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें कबूतर के बदले में ढेर सारा भोजन दूंगी। चील चाची, तुम यहाँ से जाओ, कोई तुम्हें मेरे साथ ना देख ले, और मैं देखती हूँ कि कबूतर कहाँ है। फिर बिजली कौवी वहाँ से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, क्या तुमने कबूतर को देखा है? हाँ, मगर तुम्हें कबूतर से चांदनी चिड़िया माँ बनने वाली थी। वो जल्द ही अंडे देने वाली थी। वो तेज बारिश में अनाज की खोज में जंगल में घूम रही थी। तभी चिड़िया को एक अनाज का खेत दिखाई देता है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारा दाना है। अब मैं रोज यहीं से दाना लेकर जाऊंगी। कल आते समय मैं बंटी और चीकू भैया को भी साथ लेकर आऊंगी। चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी कि उसके पेट में दर्द होने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया? बुलबुल डॉक्टर ने तो 5 दिन का समय दिया था अभी। लगता है अब मुझे घर जाना होगा। फिर चांदनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसके पेट में और भी दर्द बढ़ने लगता है। लगता है मैं घर नहीं जा पाऊंगी, मुझे यहीं किसी घोंसले की खोज करनी होगी। चिड़िया दर्द में थी, इसलिए वो आसपास घोंसले की खोज करने लगी। तभी चांदनी चिड़िया को एक पेड़ पर पुराना घर दिखाई देता है। हाँ, ये घर ठीक रहेगा। लगता है इस पुराने घर में कोई भी नहीं रहता। जब तक मैं अंडे नहीं दे देती मुझे यहीं रहना होगा।
थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया उस घोंसले में दो प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। तभी वहाँ बिजली कभी आ जाती है। अरे कौन है तू चिड़िया और यहाँ क्या कर रही है? कवि बहन, मेरा नाम चांदनी है। मैं यहाँ अनाज की खोज में आई थी, लेकिन घर जाते समय मेरे पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया। मैं घर तक जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। तभी मुझे ये घर दिखाई दिया और मैं यहाँ आ गई। अरे छोटी चिड़िया, एक तो तूने मेरा घोंसला छीन लिया और ऊपर से मेरे घोंसले में अंडे भी दे दिए। कवि बहन, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। मेरे बच्चे बाहर आने तक क्या आप मुझे यहाँ रहने देंगी? अरे वाह, बढ़िया ही यहाँ रहने वाली। अगर मैंने तुझे अपना घर दे दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है। सुन ले चिड़िया, तू अभी अपने अंडे उठा और चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे अंडे नीचे फेंक दूंगी। पहले ही जंगल में शिकारी चीलें घूम रही हैं। मैं किसी और मुसीबत में नहीं पड़ सकती। नहीं नहीं कवि बहन, आप ऐसा ना कीजिए। मैं अपने अंडे लेकर चली जाती हूँ। लेकिन कवि बहन, मैं अपने दोनों अंडे एक साथ नहीं लेकर जा सकती। मैं अभी अपना एक अंडा ले जाती हूँ और बाद में दूसरा ले जाऊंगी। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी करना। मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले तू अपने दोनों अंडे लेकर यहाँ से चली जा। बेचारी चांदनी चिड़िया चाहती तो वो कवि की एक बात भी ना सुनती, लेकिन वो क्या करती, वो अपने अंडों को लेकर बहुत मजबूर थी। फिर वो अपना एक अंडा उठाती है और वहाँ से चली जाती है। अच्छा ही हुआ मैंने सुबह ये घोंसला देख लिया था। मुझे तो बना बनाया ही घर मिल गया। क्या पता ये किसका घोंसला है। अब वो छोटी चिड़िया इस अंडे को भी ले जाए और फिर आराम से सोऊंगी मैं। बिजली कवि वहाँ पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ एक शिकारी चील आ जाती है। अरे ओ काफी, तू मेरे घोंसले में क्या कर रही है? चील, वो मैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मजबूरी में अंडा देने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने अंडे को लेकर अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अब तू कहीं नहीं जा सकती काफी। मैं इस घोंसले में अपने मारे हुए शिकार रखती हूँ। रोज तुम जैसे पक्षी मेरे इस घोंसले में ठहरने के लिए आते हैं। अगर एक बार कोई पक्षी यहाँ आ गया तो वापस नहीं जाता। अभी मुझे ज्यादा भूख तो नहीं है। पहले मैं तेरे अंडे को खाऊंगी और फिर रात में तुझे खाऊंगी। फिर शिकारी चील बिजली कवि को घर में बंद करके वो अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। वो चील अंडा लेकर जा रही थी कि तभी उसे सामने एक और चील आती हुई दिखाई देती है। अरे ये बिन बुलाई मेहमान मेरी और क्या करने आ रही है? मुझे ये अंडा छुपाना होगा, नहीं तो ये अंडा मुझसे लेकर खा लेगी। फिर चील वहाँ से दूसरी दिशा में मुड़ जाती है और वो उस अंडे को एक पेड़ की खोखर में ले जाती है। उस पेड़ की खोखर में पहले भी बहुत अंडे थे। वो चील वहाँ अंडा रख कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया वापस आ जाती है। वो दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर जाती है। क्या हुआ कवि बहन, मेरा अंडा कहाँ है? मुझे माफ कर दो चिड़िया, वो शिकारी चील तुम्हारा अंडा लेकर चली गई। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि इस जंगल में शिकारी चीलें घूमती हैं। जिस बात का डर था वही हो गया। चिड़िया कर तो कुछ नहीं सकती थी, वो रो रही थी। फिर वो चुपचाप अपने घर की ओर चली जाती है। अरे बहुत तेज बारिश है। मैं ऐसा करता हूँ, उस पेड़ की खोखर में थोड़ी देर रुक जाता हूँ। फिर चीकू तोता उसी पेड़ की खोखर में चला जाता है जहाँ शिकारी चील ने अंडा रखा था। वो खोखर में जाकर बहुत डर जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? लगता है ये किसी शिकारी चील की खोखर है। तभी तो यहाँ बहुत सारे अंडे टूटे हुए पड़े हैं और यहाँ ढेर सारे अंडे भी हैं। लगता है शिकारी चील ने अंडे खाने के लिए ही रखे होंगे। अरे ये क्या? ये तो हमारा अंडा है जो कल हमारे घोंसले से चोरी हो गया था। मैं अपना अंडा लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। फिर मिठू तोता अपना अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। चांदनी चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि तभी चिंकी तोती आ जाती है। क्या हुआ चांदनी बहन, आप ऐसे क्यों रो रही हो? फिर चांदनी चिड़िया सारी बात बताती है। क्या बताऊं चिड़िया बहन, कल मेरा भी एक अंडा चोरी हो गया था। लगता है
वो अंडा भी शिकारी चील ही चुरा कर ले गई होगी। तभी वहाँ पर बुलबुल भी आ जाती है। बुलबुल बहन, आप क्यों रो रही हैं? क्या बताऊं चिड़िया बहन, अभी एक शिकारी चील मेरे 2 अंडों को उठा कर ले गई। इतने सालों बाद तो मैं माँ बनने वाली थी। तभी चीकू तोता चिड़िया के घर आता है। चीकू जी, ये तो हमारा अंडा है, ये आपको कहाँ से मिला? फिर चीकू तोता सारी बात उन्हें बताता है। और वहाँ ढेर सारे अंडे भी थे। उन्हीं अंडों में मेरा अंडा भी था। बस मैं अपना अंडा लेकर वहाँ से भागते हुए आ गया। चिड़िया को सारी बात समझ में आ जाती है। बुलबुल, हो ना हो हमारे अंडे भी वही होंगे, हमें जाकर देखना चाहिए। हाँ चिड़िया, जल्दी करो, इससे पहले कि वो चील उस खोखर में जाकर वो अंडे खा ले। तुम अपने अपने अंडे ले आओ। चीकू भैया, हमें सावधानी से काम लेना होगा। मेरे पास एक योजना है। फिर चांदनी चिड़िया की योजना के अनुसार चीकू तोता वहाँ से चील के पास जाता है। चील पहले से ही उस खोखर के बाहर बैठी हुई थी। अरे वाह, सुनहरी चील ने मुझे अंडों के बदले में कितना सारा भोजन दिया है। ये तोता कौन सी अंडों की बातें कर रहा है, जरा जाकर पूछती हूँ। अरे तोते, कौन से अंडे? क्या सुनहरी चील को तुमने कौन से अंडे दिए हैं? हाँ, मैंने अभी सुनहरी चील को शुतुरमुर्ग के 2 बड़े बड़े अंडे दिए हैं। बदले में उसने मुझे ये भोजन दिया है। क्या कहा? शुतुरमुर्ग के अंडे? वो तुम्हें कहाँ मिले? यही पास में ही है। उन अंडों की माँ मर गई है, अब वो अंडे ऐसे ही पड़े हैं। ये सुनकर चील लालच में आ जाती है। तोते, क्या तुम मुझे वहाँ ले जाओगे? ले तो मैं जाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? तोते, उन अंडों के बदले मैं तुझे 2 बोरी अनाज की दूंगी। 2 बोरी अनाज? तो ठीक है, चलो मेरे पीछे। फिर चीकू तोता चील को लेकर वहाँ से चला जाता है। चील के जाते ही सभी पक्षी उस खोखर से अपने अपने अंडे लेकर चले जाते हैं। चील दी, वो देखे, वो रहे शुतुरमुर्ग के अंडे। आप आराम से अंडे खाए, अब मैं घर चलता हूँ। फिर चीकू तोता वहाँ से चला जाता है और वो शिकारी चील अंडों को खाने लगती है। वो उन अंडों को चोंच मारती है। अरे, ये अंडा टूट क्यों नहीं रहा? लगता है शुतुरमुर्ग का है ना, इसलिए जोर से चोंच मारनी होगी। ऐसा कहते हुए चील जोर से अपनी चोंच उन अंडों पर मारती है। जैसे ही वो जोर से चोंच मारती है तो उसकी चोंच टूट जाती है। अरे, मर गई मैं। ये कैसे अंडे हैं? बारिश और भी तेज हो जाती है। पक्षियों ने जो रंग उन अंडों पर किया था वो सारा उतर जाता है। अरे, ये तो पत्थर के अंडे हैं। लगता है उन पक्षियों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। नहीं छोड़ूंगी मैं उन्हें। इधर चिड़िया को अपना खोया हुआ अंडा भी मिल जाता है और बुलबुल को भी अपने अंडे मिल जाते हैं। जंगल में काली घटाएं छाई हुई थी। बादल जोर से गरज रहे थे। जंगल के नन्हे पक्षियों के दिल भी डरे हुए थे। कोमल चिड़िया भी अपने घोंसले के एक कोने में बैठी हुई थी, लेकिन चिड़िया की सास सवित्री अपना कंबल ओढ़े घोंसले में लेटी हुई थी। अरे ओ कोमल, ये ड्रामे बंद कर। देख, छत से पानी टपक रहा है, मेरा घोंसला गीला हो रहा है। जा, अभी नदी के उस पार जाकर बरगद के बड़े पेड़ के नीचे से कुछ सूखी घास और तिनके लेकर आ। लेकिन माँ जी, बाहर देखें, बाहर तो बहुत तेज बारिश है। जंगल का कोई पक्षी भी ऐसी बारिश और हवा में उड़ नहीं पा रहा, और जंगल के पेड़ भी गिर रहे हैं। ऐसी तूफानी बारिश में मैं कैसे जाऊंगी? बहुत चूं चूं करने लगी है। चाहे तू डूब कर मर जा, मुझे घास चाहिए। अगर आज तू खाली पंख आई तो तेरा इस घर में कोई ठिकाना नहीं। बेचारी कोमल चिड़िया करती भी तो क्या, वो चुपचाप घर से निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर चीकू और चिंकी बहुत परेशान थे। चीकू जी, मेरे बबलू को बहुत तेज बुखार है और तूफान की वजह से कहीं दवा भी नहीं मिल रही। अब आप ही कफों के पास जाएं, क्योंकि उनके पास कुछ पुरानी जड़ी बूटियाँ होती हैं। शायद वो हमारी कोई मदद कर दें। हाँ चिंकी, बबलू का बुखार तो बहुत तेज होता जा रहा है। मैं अभी जाता हूँ बादल कव्वे के पास।
मैं जानता हूँ वो कफे बहुत बुरे हैं, लेकिन क्या करूँ, मुझे अपने बेटे की जान बचानी है। अगर मुझे उनके पाँव पकड़ने पड़े तो मैं पकड़ूंगा, लेकिन अपने बेटे के लिए दवा लेकर आऊंगा। चीकू तोता भीगता हुआ अपने घर से निकलता है और कपों के घर की ओर जाता है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचता है तो अंदर से बिजली और बादल की आवाजें सुनाई दे रही थीं। चीकू वहीं चुपचाप उनकी बातें सुनने लगता है। बादल जी, उस बूढ़ी चिड़िया ने अपनी बहू को नदी के उस पार घास लाने के लिए भेजा है। अब वो बेवकूफ चिड़िया उस बरगद के पेड़ पर रहने वाली चील का भोजन बनेगी। हाँ बिजली, मैंने पहले ही चील चाची को सब बता दिया है। जैसे ही चिड़िया बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचेगी तो चील उसे दबोच कर खा जाएगी। ऐसे उस कोमल चिड़िया का किस्सा खत्म हो जाएगा। चिड़िया के मरने के बाद उस बुढ़िया का सारा खजाना हमारा होगा और इल्जाम लगाएंगे कोमल पर। जंगल के किसी भी पक्षी को हम पर शक नहीं होगा। हाँ बादल जी, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ऐसे सोचकर वो काफी हंस रहे थे। चीकू तोता दरवाजे के बाहर खड़ा ये सब सुनकर दंग रह जाता है। ये कौवे तो चिड़िया को मारना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा भी बीमार है और दूसरी तरफ एक मासूम की जिंदगी। मुझे पहले चिड़िया को बचाना होगा। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से भागता है और वो कबूतर के पास जाता है। कबूतर, जल्दी दरवाजा खोलो। कबूतर अपने घोंसले में सोया हुआ था। शोर सुनकर वो उठ जाता है और दरवाजा खोलता है। क्या हुआ तोते, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? बताता हूँ, सब बताता हूँ, पहले अंदर आने दो। फिर कबूतर तोते को लेकर घर के अंदर चला जाता है। कबूतर भैया, गजब हो गया। उन काले कपों ने बरगद के पेड़ पर रहने वाली चील से चिड़िया की जिंदगी का सौदा किया है, क्योंकि कोमल उसी ओर जा रही है। सावित्री ने भेजा है उसे सूखी घास लाने के लिए। तोते यार, ये तुम सब क्या कह रहे हो? तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? मेरे बबलू को बुखार है, मैं तो दवा लेने गया था कौवों के घर। अगर मुझे क्या मालूम था वो कौवे चिड़िया के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर रहे होंगे। अब हमें कोमल बहन को बचाना होगा। हाँ तोते, तुम ठीक कह रहे हो, हमें चिड़िया को बचाना होगा। लेकिन इस समय तुम घर जाओ अपने बेटे के पास। मैंने कुछ बुखार दूर करने की जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर रखी हैं। तुम ये बूटियाँ ले जाओ और अपने बेटे को इनका रस पिलाओ। देखना, सुबह तक तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा और मैं अपनी जान पर खेलकर कोमल को बचाऊंगा। कोमल चिड़िया जैसे ही नदी पार करके उस बड़े बरगद के नीचे पहुंचती है तो पेड़ के पीछे छुपी हुई चील चिड़िया पर हमला कर देती है और वो उसे अपने पंजों में दबोच लेती है। मुझे छोड़ दो चील, मुझे छोड़ दो। क्या कहा? तुझे छोड़ दूं? ऐसी बारिश में मुझे और कहाँ शिकार मिलेगा? ये तो भला हो उन कौवों का जो तुम्हें मेरे पास भेज दिया। वो चील चिड़िया को दबोचे हुए थी। पीछे से कबूतर एक डंडा लेकर आता है और चुपके से वो डंडा चील के सर में दे मारता है। चील वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। कबूतर भैया, आपने मेरी जान बचाई, वरना आज ये चील मुझे खा जाती। चिड़िया बहन, घबराओ नहीं, मुझे तोते ने सब बताया था कि ये कौवों की साजिश है। अब जल्दी से घर चलो। उधर चीकू तोता भी दवा अपने बेटे को पिला देता है। चीकू जी, बबलू अब ठीक लग रहा है। देखिए ना, अब वो आराम से घोंसले में सो रहा है। तभी कोमल चिड़िया और कबूतर तोते के घर आते हैं। फिर वो सब दोस्त मिलकर चिड़िया के घर जाते हैं ताकि उन कौवों का पर्दाफाश कर सके। बारिश के कारण सावित्री के घर की छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा हुआ था। हाय, मेरी कमर टूट गई। बिजली, बादल, मेरी मदद करो। बढ़िया, अब बारिश में नहाओ। मैं और बादल जी चले तुम्हारा ये खजाना लेकर। ऐसा कहते हुए वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। तभी कोमल चिड़िया अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। वो अपनी सास को उस टूटे हुए छत के टुकड़े से निकालती है और उसे नरम घोंसले में बिठाती है। बेटी, मैंने तुझे मरने के लिए भेजा और तू मुझे ही बचा रही है। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे।
ये सब किया धरा इन काले कौवों का है। वो मेरा खजाना चुरा कर भाग गए। माँ जी, असल खजाना सोना नहीं है, ये आपकी बहू ही आपका खजाना है। बादल और बिजली को तो अब उनकी चील चाची ही सबक सिखाएगी। जैसे ही बादल और बिजली वहाँ से सोना लेकर जा रहे होते हैं तो चील उन्हें रास्ते में रोक लेती है। कहाँ भाग रहे हो? आज से ये खजाना मेरा है। और हाँ, जो मार मैंने खाई है जरा तुम्हें भी तो सबक सिखा दूं। ऐसा कहते हुए चील उन कौवों की खूब पिटाई करती है और मार मार कर उन्हें घायल कर देती है। वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। चिड़िया बहन, जब तक बारिश नहीं रुक जाती और तुम अपना घोंसला फिर से नहीं बना लेती, तब तक तुम और माँ जी मेरे साथ ही रह सकती हो। ऐसा कहते हुए कबूतर उन सबको अपने घर में ले जाता है। चिड़िया बहन, तुम्हारे पंखों के बने हुए पकोड़े बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आज हम सबको वही बनाकर खिलाओ। हाँ कबूतर भैया, मैं अभी बनाती हूँ। फिर कमल चिड़िया रसोई में जाती है और सभी पक्षियों के लिए पकोड़े बनाती है। फिर वो सभी दोस्त पकोड़े खाते हुए बारिश का मजा लेते हैं। दोस्तों, बारिश की हर बूंद हमें ये सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी ही तेज क्यों ना हो, सच्चाई का दिया कभी नहीं बुझता। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। अरे बादल, देखा तुमने? वो सामने पीपल के पेड़ पर चिड़ियाओं का परिवार कितना खुश रहता है। अब इनकी खुशियाँ मुझसे हजम नहीं हो रही। वो अपनी बहू कोमल को पलकों पर बिठा कर रखते हैं। हाँ बिजली, देखा तो है, वो बूढ़ा चिड़ा अपनी बहू को बेटियों की तरह प्यार करता है। लेकिन तुम चिंता नहीं करो, हम उनके कान ऐसे भरेंगे कि उनके घर में चू चू नहीं बल्कि चीखें सुनाई देंगी। आज शाम से ही हम अपना काम शुरू कर देंगे। देखना, वो बुढ़िया अपनी बहू की जान की दुश्मन बन जाएगी। जंगल के सबसे सुंदर पीपल के पेड़ पर एक छोटा सा सजा सजाया घोंसला था, जहाँ कोमल चिड़िया अपनी बूढ़ी सास और ससुर के साथ रहती थी। चिड़िया का पति दूसरे जंगल में काम करता था। कोमल चिड़िया मन की बहुत अच्छी थी। वो सुबह सवेरे उठते जंगल में जाती है और अपने सास ससुर के लिए दाना लाती है। देखो, हमारी बहू कितनी अच्छी है। जब से आई है हमारे बुढ़ापे को सहारा मिल गया है। हाँ, ये तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी इसे अपनी बेटी ही मानती हूँ। ऊपर वाले ने हमें बहुत अच्छी बहू दी है। एक दोपहर जब बूढ़ी सास अकेली नदी पर पानी पी रही थी तो बादल कौवा उड़ता हुआ वहाँ आता है। अरे माँ जी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं? आपकी बहू आपके साथ नहीं आई? हाँ बेटा, वो घर के काम कर रही थी। मुझे प्यास लगी थी, सोचा जाकर नदी से पानी पी आती हूँ। अच्छा, लेकिन माँ जी, मैंने तो अभी आपकी बहू को नदी के उस पार चीकू तोते और कबूतर के साथ बैठे देखा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ माँ जी, वो बातें कर रहे थे। मैंने सुना आपकी बहू कह रही थी, ये बूढ़े सास ससुर मेरे सर पर बोझ बनते जा रहे हैं। जिस दिन ये मरेंगे सारा घोंसला मेरा होगा। क्या? नहीं बादल, मेरी कोमल बहू ऐसी नहीं है। तभी बिजली का भी उड़ती हुई वहाँ आ जाती है। अरे माँ जी, आप बहुत भोली हैं। ये छोटे पक्षी देखने में बहुत मासूम होते हैं, पर दिल के बहुत काले होते हैं। वो तो आपके बेटे को भी आपके खिलाफ भड़का रही है। कल ही वो बुलबुल से बातें कर रही थी, कह रही थी कि पति के आने पर सास ससुर को घर से निकलवा देगी और उन्हें पुराने खोखले पेड़ में छोड़ आएगी जहाँ सांप रहते हैं। बिजली कपी और बादल कपी की ये बातें सुनकर कोमल चिड़िया की सास के दिल में एक शक का बीज पैदा हो जाता है और वो गुस्से से लाल पीली होकर वहाँ से घर चली जाती है। जैसे ही वो घर पहुँचती है तो कोमल चिड़िया अपनी सास के लिए भोजन लेकर आती है। चिड़िया की सास तो बहुत गुस्से में थी। वो ठोकर मारकर वो सारा भोजन नीचे गिरा देती है। ले जा ये जहर, मुझे मारकर मेरा घर हड़पना चाहती है। मुझे सब पता चल गया है कि मेरे पीठ पीछे तू मेरे मरने की प्रार्थना करती है। कोमल चिड़िया ये सब सुनकर रोने लगती है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं?
मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। चुप कर जा, अब से तू इस घोंसले के अंदर कदम नहीं रखेगी। अब से तू बाहर डाल पर ही बैठी रहेगी और रात भर पहरा देगी। अगर सोई तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। बूढ़ा चिड़ा चुपचाप ये सब सुन रहा था। वो बीमार था, वो कुछ भी बोल नहीं पाता। कोमल चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ठंडी रात में कोमल चिड़िया बाहर डाल पर बैठी रोती रहती है। वहीं दूर बैठे बिजली और बादल ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। कोमल चिड़िया अब बहुत बीमार पड़ जाती है। बादल जी, अब हमारी आखिरी चाल है, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपने घर से निकलती है और चिड़िया की सास के पास जाती है, जो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। माँ जी, मैं अभी देखकर आ रही हूँ। चिड़िया जो आपके लिए भोजन लेकर आ रही है, उसने उसमें कुछ मिलाया है। न जाने कौन सी दवा थी वो। मुझे तो लगता है वो आपको मारना चाहती है। ये सुनकर चिड़िया की सास बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपने घर जाती है। रसोई में बैठी चिड़िया भोजन बना रही थी। माँ जी, आ गई आप? ये लीजिए गर्मा गर्म भोजन। मुझे सब पता चल गया है, तो मुझे ये भोजन खिलाकर मारना चाहती है। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया की सास चिड़िया को मारने लगती है और अपने घर से निकाल देती है। कोमल चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो देखती है कि बादल कौवा और बिजली कभी आपस में बातें कर रहे हैं। चिड़िया चुपके से झाड़ियों के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। हो, बिजली, देखा मेरा कमाल। उस बुढ़िया ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। अब जब वो अकेली होगी, हम इसके घोंसले पर हमला करके इसे भगा देंगे और इसके अंडे और दाने खा जाएंगे। हाँ पति जी, और इस बुढ़िया को तो मैं खुद चोंचे मार मार कर जंगल से निकालूंगी। कितना आसान था इसे उल्लू बनाना। कोमल ये सब सुन लेती है। तो ये सब इन कौवों की साजिश थी मुझे घर से निकालने के लिए, ताकि वो मेरे घर पर कब्जा कर सकें। मुझे जाकर सासू माँ को सब बताना होगा और उन्हें इन कौवों से दूर रखना होगा। लेकिन मैं अकेली कमजोर चिड़िया इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपने दोस्तों से मदद लेनी होगी। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया अपने दोस्तों के पास चली जाती है। तो दूसरी ओर कौवे चिड़िया के घर चले जाते हैं। माँ जी, अब तो हो गई, ये घोंसला अब हमारे हवाले कर दे, क्योंकि हमने तेरी जान बचाई है तेरी बहू से। क्या क्या मतलब तुम्हारा? ये मेरा घर है, मैं तुम्हें क्यों दूं? अरे ओ बुढ़िया, तूने अपनी बहू को तो खो दिया, अब तेरा सहारा कौन है? ये बूढ़ा जो अपने घोंसले से उठ भी नहीं पाता। निकल जा यहाँ से, वरना मैं और बादल जी तुझे जान से मार देंगे। ये सुनकर बूढ़ी सास को झटका लगता है और वो समझ जाती है कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। वो रोने लगती है। तभी कोमल चिड़िया बुलबुल, तोते और कबूतर को लेकर वहाँ आ जाती है। तोता कहता है, माँ जी, आपने इन कौवों के लिए अपनी बहू को कितना तंग किया। ये कौवे तो बहुत बुरे हैं, ये शुरू से ही आपका घर छीनना चाहते थे। माँ जी, मैंने इन कौवों की बातें सुन ली थी। ये आपसे झूठ बोलकर आपको मेरे खिलाफ भड़का रहे थे। बादल कौवा और बिजली कौवी बहुत गुस्से में थे। वो बूढ़ी सास पर हमला कर देते हैं। तभी कोमल चिड़िया बीच में आती है और वो घायल हो जाती है। ये देखकर चिड़िया के दोस्त कौवों की खूब पिटाई करते हैं और उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। कोमल बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने हीरे की कदर नहीं की और इन काले कौवों की काली बातों में आ गई। माँ जी, आप मुझसे माफ़ी ना मांगिए, आप बड़ी हैं। आपको मुझ पर भरोसा हो गया है, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो प्यारे दोस्तों, बाहर के पक्षी हमेशा दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, लेकिन घर तभी बचता है जब घर वाले एक दूसरे पर भरोसा रखें। चिड़िया की सास को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। अब उनका परिवार फिर से खुशियों भरा हो गया था। बादल और बिजली को अब उस पीपल के पेड़ की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं थी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें और अपने घर वालों की कदर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं
अगली कहानी में। बादल, जब तक तुम दूध जैसे सफेद नहीं हो जाते मुझसे बात मत करना। मैं इस जंगल की शहजादी हूँ। मैं किसी कोयले के साथ नहीं रह सकती। जरा देखा है उस बंटी कबूतर को, कितना गोरा चिट्टा है, स्मार्ट है। जब तक तुम अपनी ये काली शक्ल नहीं बदलते मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। मेरी जान बिजली, रंगत में क्या रखा है? मेरा दिल तो सफेद है ना। तुम्हारे लिए शहर के कचरे में से पिज्जा लाता हूँ। मुझे तुम्हारा दिल नहीं, चेहरा गोरा चाहिए। जाओ और कोई हल निकालो, वरना मैं कल बंटी कबूतर के साथ शहर उड़ जाऊंगी। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या करूँ? उल्लू के पार्लर में जाता हूँ और फेशियल करवाता हूँ। शायद मैं भी गोरा चिट्टा बन जाऊँ। जंगल में गर्मी बहुत थी, लेकिन बादल कव्वे के दिल में एक अलग ही आग लगी हुई थी। उल्लू यार, मुझे गोरा कव्वा बना दो। बिजली ने कहा है कि मैं बहुत काला हूँ, इसलिए वो मुझे छोड़कर बंटी कबूतर के साथ दोस्ती कर लेगी और यहाँ से चली जाएगी। बादल, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें गोरा चिट्टा बना दूंगा। बेचारा बादल कव्वा बहुत परेशान था। वो पेड़ के नीचे उल्लू के पार्लर में बैठा अपनी रंगत निखारने की कोशिश कर रहा था। वहीं पास खड़े कोमल चिड़िया और चीकू तोता ये सारी बातें सुन रहे थे। तोते को एक शरारत सूझती है और वो जानता था बादल कव्वा लालची भी है और बेवकूफ भी। कोमल बहन, अब तुम देखना कि मैं बादल का फेशियल कैसे करता हूँ। तुम जाओ और पूरे जंगल में अफवाह फैला दो कि हिमालय के पहाड़ों से बर्फानी बाबा तशरीफ लाए हैं, जिनके पास काले कव्वे को गोरा चिट्टा बनाने का कदीम जादू है। तोते भैया, तुम गजब ढाओगे। चलो मैं सभी पक्षियों को बता देती हूँ, बहुत मजा आएगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया सभी पक्षियों के पास जाती है और उन्हें बर्फानी बाबा का बताती है। थोड़ी देर बाद जब बुलबुल कव्वे से मिलती है तब वो उसे बर्फानी तोते बाबा का बताती है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? वो ये सुनकर बहुत खुश होता है। वो वहाँ से भागता है और नदी के उस पार एक पुरानी गार में जाता है। गार के बाहर कोमल चिड़िया अपना भेष बदले खड़ी थी। रुको कभी, अगर अंदर जाना है तो पहले बाबा जी के लिए हरी मिर्चें लानी होंगी। हाँ हाँ चिड़िया बहन, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये सुनते ही बादल कव्वा वहाँ से भागता है और चील के खेत में जाता है और वहाँ से मिर्ची तोड़ने लगता है। कव्वे को मिर्ची तोड़ता हुआ देखकर चील वहाँ आ जाती है। चच चील, बस मुझे थोड़ी सी हरी मिर्ची दे दो, मुझे अपना रंग गोरा करना है। लेकिन चील कहाँ बादल कव्वे की सुनने वाली थी। वो कव्वे को दबोचती है और खूब पिटाई करती है। बादल कव्वा बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाता है। वो मिर्ची लेकर गार के पास पहुँचता है। शेले मिर्ची, मैं अभी अभी चील के खेत से लाया हूँ, बस मुझे बाबा जी से मिलवा दो। अंदर चीकू तोता अपना भेष बदले हुए आंखें बंद करके बैठा था। इसके सामने नीले पीले और सुर्ख रंग के मिट्टी के घड़े रखे थे। बादल कव्वा अंदर आता है। ओम काय काय सस्ते कोयले गोरे हो जा। बेटा बादल, मैं जानता हूँ तेरा दुख, तू गोरा होना चाहता है। हाँ हाँ पापा जी, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे गोरा चिट्टा कव्वा बना दे, वरना बिजली मुझे छोड़कर चली जाएगी। बेटा, इसके लिए तुझे सख्त मेहनत करनी होगी। ये देख, ये नीला अमृत है और ये सुर्ख पाउडर है। पहले तुझे इस नीले पानी में डूबना होगा और फिर तुझे 24 घंटे तक कड़वे नीम के पेड़ पर उल्टा लटकना होगा, ताकि तुम्हारी रंगत अंदर तक जज्ब हो जाए। ये सारी बातें सुनकर बादल कव्वा तैयार हो जाता है। फिर चीकू तोता और कोमल चिड़िया मिलकर बादल कव्वे को नीले पेंट के ड्रम में गिरा देते हैं। बादल कव्वा जब बाहर निकलता है तो वो कव्वा नहीं, कोई अजीबोगरीब समुद्री जानवर लग रहा था। बेटा, अब ये लाल पाउडर लगाना होगा, फिर ही जादू पक्का होगा। ऐसा कहते हुए तोता लाल मिर्चों का पाउडर बादल पर डाल देता है। बादल बेचारा तो दर्द और जलन से तड़प रहा था, लेकिन गोरे होने के शौक में वो नीम के पेड़ से उल्टा लटक जाता है। पूरी रात मैं गोरा हूँ की माला जपता रहता है। मैं गोरा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं गोरा हूँ। बाबा जी, क्या मैं गोरा हो रहा हूँ? हाँ बेटा, बस थोड़ी देर,
जैसे ही सूरज निकलेगा तुम नीले फरिश्ते बन जाओगे। अगली सुबह हो जाती है। बादल कप्पे की माँ जब वहाँ से गुजरती है तो वो कप्पे को देखकर डर जाती है। अरे ये नीले रंग का बड़ा सा चमगादड़ यहाँ क्या कर रहा है? लगता है ये कोई एलियन है जो पक्षियों के अंडे चोरी करने आया होगा। अब इसका बचना मुश्किल है। ऐसा कहते हुए सावित्री अपना डंडा उठाती है और बादल कप्पे को दे मारती है। ऐसे वो कप्पे की खूब पिटाई करती है। शोर सुनकर वहाँ बाकी पक्षी भी आ जाते हैं। देखो देखो पक्षियों, ये मुझे एलियन लगता है, मारो इसे मारो। फिर सभी पक्षी मिलकर बादल कप्पे की खूब पिटाई करते हैं। मार खाने के बाद बादल कप्पे का रंग उतर जाता है। आय हाय माँ, मैं तुम्हारा बेटा बादल हूँ। पापा जी का जादू चल रहा है, मत मारे मुझे। क्या बादल तू? हाँ माँ, पापा जी ने कहा है कि मेरा रंग कोरा चिट्टा हो जाएगा, बस मुझे ये तपस्या पूरी करने दे। अरे बेवकूफ, कौन सा बाबा? वो देख, तेरा बाबा तो हरी मिर्चें खा रहा है। जब बादल कप्पा देखता है तो तोता अपनी असली भेष में बैठा मिर्ची खा रहा था और जंगल के सभी पक्षी जोर जोर से हंस रहे थे। चिड़िया कहती है, बादल भैया, गोरे होने के चक्कर में आप अपनी रही सही इज्जत भी गंवा बैठे। कप्पा काला ही अच्छा लगता है, गोरा नहीं। तभी बिजली कभी वहाँ आती है। वो बादल को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। बादल, तुम ये सफेद तो नहीं हुए, लेकिन नीले बैंगन जरूर बन गए हो। तो मैं पक्का इस सफेद कबूतर के पास जा रही हूँ। बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। बादल कभी को तोते पर बहुत गुस्सा आता है और वो डंडा उठाता है और तोते के पीछे पीछे उड़ने लगता है। बादल कप्पा कई दिनों तक नदी में नहाता रहता है, लेकिन वो नीला पेंट इतनी आसानी से नहीं उतरता। अब पूरे जंगल में इसका नाम नीला कप्पा पड़ गया था। तो दोस्तों, कुदरत ने जैसा बनाया है इस पर शुक्र करो, वरना ब्यूटी पार्लर के चक्कर में नीला बैंगन बनने में देर नहीं लगती। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बादल जान, ये तुम्हारी माँ कब तक ऐसे घोंसले में पड़ी रहेंगी और वो तुम्हारी डायन जैसी पत्नी हर समय सास की खिदमत करती रहती है। तब कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी माँ सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दे और फिर हम दोनों ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे और शहर वाली जंगल जाकर शादी कर लेंगे। हाँ हाँ नीली जी, तुम चिंता नहीं करो। अब मैं माँ के साथ ऐसा व्यवहार करूँगा कि माँ खुद कहेगी मुझे नदी में फेंक आओ। तोते भैया, देखा आपने, ये काली डाइन हमारे बादल भैया को बहकाकर उसके घर को बर्बाद कर रही है और वो बेचारी बिजली, उसे तो खबर ही नहीं कि इसका पति क्या कर